खबर। मैं हूं विष्णु शर्मा, मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी विद्याशंकर तिवारी। आईटीवी ग्रुप की वरिष्ठ पत्रकार शीला भट्ट ने बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है और उस इंटरव्यू में जो जो अलग अलग मुद्दों पे बोला है हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। आखिर क्यों बोला और कैसे बोला और क्या बोला, जानिए। सबसे पहले सवाल पूछा गया कि जो महागठबंधन है यूपी में, खासतौर पे यूपी से सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है, तो जो महागठबंधन है उसको कितनी बड़े चैलेंज के तौर पे लेते हैं अमित शाह। तो अमित शाह ने जवाब दिया कि 15 साल पहले ये होता था कि दिल्ली के ड्राइंग रूम में बैठ के राजनीति तय होती थी और कैसे जातिवादी, परिवारवादी और जो तुष्टीकरण की नीतियां थी वो लोगों को प्रभावित करती थी। और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस और जब सपा का गठबंधन हुआ यूपी में तब भी लोग कह रहे थे 270 तक सीटें लाएंगे, लेकिन क्या हुआ? तो वो कह रहे हैं कि मोदी के आने से राजनीति देश की बदल गई है। अब जातिवादी और जो तुष्टीकरण की राजनीति थी, परिवारवादी राजनीति थी, वो पीछे हो गई है। अब लोग मोदी के नाम पर, परफॉर्मेंस के नाम पर जिन्होंने काम किया उस पर वोट देंगे। आपको क्या लगता है, इसके मायने क्या समझे जाए? और वो सही कह रहे हैं क्या? देखिए, राजनीतिक दलों की ये तासीर होती है कि जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है, आखिरी रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक वो अपने जीत के दावे करते हैं। और उसके पीछे उनका मकसद ये होता है कि किसी तरह से कार्यकर्ताओं का मोराल डाउन ना होने पाए। जहाँ तक इस इंटरव्यू की बात है और सपा बसपा के गठबंधन को लेकर के बात है, तो मैं पश्चिम से लेकर के और पूरब तक दौरा कर आया। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो अलग अलग बेल्ट है, उस अलग अलग बेल्ट में अलग अलग फैक्टर काम कर रहे हैं। यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा टक्कर देती हुई दिख रही थी, तो पूर्वांचल में मान के चलिए कि सपा अच्छी लड़ाई लड़ रही है। और एक बनारस की सीट को छोड़ करके उधर के सारे सीटों पे मतलब जातिवादी, परिवारवादी राजनीति का असर कम नहीं है जैसा कि नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक फैक्टर जरूर वो जो बोल रहे हैं उसमें ये सच्चाई है कि जहाँ पे सांसदों से लोग नाराज हैं या जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनसे लोग नाराज हैं, वहाँ पे भी यदि वोट वो बीजेपी को कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से कर रहे हैं। और ये बात वो बोल भी रहे हैं कि हमें तो मोदी से मतलब है। ये फैक्टर जरूर उनकी बात सही है कि जाति और मजहब की दीवारें टूटी है, लेकिन जहाँ तक मुकाबले की बात है, अलग अलग बेल्ट में अलग अलग गठबंधन, अलग अलग पार्टियाँ टक्कर। अच्छा, उनका दूसरा जो सवाल था वो स्ट्रेटजी को लेकर था कि क्योंकि गठबंधन चुनौती दे रहा था, तो आपने कोई खास रणनीति इस चुनाव में बनाई? तो अमित शाह बोले कि नहीं, कोई खास रणनीति नहीं, हम लोग परफॉर्मेंस पे वोट मांग रहे हैं। जो मोदी सरकार ने 50 करोड़ गरीबों के जो ज़िंदगी में परिवर्तन लाया अपनी योजनाओं के जरिए, उस पर मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस कर रहे हैं अब, तो उस आधार पे हम वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कोई खास रणनीति नहीं बनाई। आप ये मानेंगे, स्वीकार करेंगे कि नहीं? मैं बिल्कुल नहीं मानता। अमित शाह यदि जाने जाते हैं तो वो अपनी रणनीति के लिए ही जाने जाते हैं। और पिछली बार यदि 71+2 सीटें 2014 के चुनाव में मिली थी, उस समय उत्तर प्रदेश के प्रभारी अमित शाह ही हुआ करते थे। और इस बार भी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी की जिम्मेदारी इन्हीं की है। तो मैं ये नहीं मान सकता कि बिना स्ट्रेटजी के चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, जहाँ तक योजनाओं की बात है, 2 योजनाएं ऐसी हैं जो जिसका असर मैं पूर्वांचल तक देखा। वो है एक आयुष्मान और दूसरी है उज्ज्वला, जिसको के बाकायदे बीजेपी अपने कैंपेन में उसका इस्तेमाल भी कर रही है और लोगों को बताने की भी कोशिश कर रही है कि अगली बार हम चुनाव में आए तो जो आयुष्मान की सीमा है ये बढ़ करके सब पे लागू हो जाएगी। ठीक उसी तरह से जैसे किसानों वाला जो 6000 है, प्लानिंग ये है कि यदि हम जीत गए तो सारे किसानों को ये सुविधा दे देंगे। तो कुछ योजनाओं का थोड़ा बहुत असर हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य इतना जाति और मजहब में बढ़ चुका है कि बिना उसके चुनाव संभव ही नहीं। अच्छा, ये माना जा रहा था, एक सवाल इस तरह का भी हुआ कि जैसे अभी तक बालाकोट होने से पहले, प्री बालाकोट, तब तक ये माना जा रहा था कि राम मंदिर, विकास के जो काम किए हैं उन पर, ऐसे कई मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन बालाकोट होने के बाद राष्ट्रवाद का मुद्दा आ गया। इस पर अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रवाद तो हमारा पहले से मुद्दा रहा है, बस बालाकोट के धमाकों ने आप लोगों के कान खोल दिए, यानी मीडिया के कान खोल दिए। तो ये कह रहे हैं कि हमारा मुद्दा हमेशा ये राष्ट्रवाद रहा है। तो क्या इसमें वो गलत कह रहे हैं कि बालाकोट ने वाकई कोई फर्क नहीं डाला? बालाकोट ने बहुत ज़्यादा फर्क डाला है। आप 2014 का चुनाव देख लीजिए, तब के मुद्दे अलग थे। उस समय एक नरेंद्र मोदी आकर्षण का केंद्र बन के उभरे थे और ये था कि नरेंद्र मोदी को आजमाया जाना चाहिए, खासतौर से यूथ में उनका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था। अभी जो सुब्रमण्यम स्वामी वाला इंटरव्यू आया, काफ़ी हद तक मैं उसको हकीकत के नज़दीक मानता हूँ कि यदि बालाकोट नहीं होता तो शायद ये स्थिति, इस स्थिति में बीजेपी खड़ी नहीं होती। पूरे देश में बालाकोट के घटना का असर पड़ा है। जो भारत ने जवाबी कार्रवाई की थी उसका असर
असर पड़ा है, और उसी की वजह से राष्ट्रवाद और सुरक्षा, ये दो मुद्दे जो है सेंटर में आ गए हैं। हालांकि उनसे एक सवाल ये भी हुआ कि 5 साल में, जो 5 साल पहले आपने चुनाव लड़ा और अब लड़ रहे हैं, तो क्या मुद्दे आप देखते हैं? तो उसमें अमित शाह का जवाब था कि देश के अंदर 3 नासूर थे, जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति। वो हमारी पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस ने खत्म कर दी। आपको क्या लगता है? वो अपनी जगह पे सही कह रहे हैं, लेकिन वो उसका इंटरप्रिटेशन यूँ होना चाहिए कि उन्हें पता है कि यदि ऐसा हम नहीं बोलेंगे तो जो जाति और मजहब के खांचों में बट करके वोटिंग हो रही है वो टूटेगी कैसे। तो 2014 के बारे में माना जाता है कि जाति और मजहब की दीवारें टूट गई थी, और यही वजह थी कि बसपा जैसी पार्टी 0 पे आ गई थी और समाजवादी पार्टी 5 पे सिमट गई, कांग्रेस 2 पे सिमट गई थी। पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। अब की बार यदि वो ये कह रहे हैं कि ये दीवारें टूट रही हैं, तो ये सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है ताकि फिर से दीवार टूटे। एक सवाल पोलराइजेशन को लेकर हुआ, तो बड़ी दिलचस्पी से इसको स्वीकार किया अमित शाह ने कि हाँ पोलराइजेशन है, लेकिन वो उसको दूसरे तरीके से कह रहे हैं। वो हिंदू मुस्लिम में न बांट के वो कह रहे हैं विचार। बोले कि देश में इंदिरा गांधी हेडर की तरह एक विचार नहीं चल सकता, देश में हमेशा से कई तरह के विचार रहे हैं और वो चलने चाहिए। उन्होंने पोलराइजेशन जो शब्द है, जो नेगेटिव टर्म में आता है हमेशा, उसको ऐसे पॉजिटिव में बदला कि लोकतंत्र है तो अलग अलग विचार होने चाहिए, हमेशा से रहे हैं। कांग्रेस था, जनसंघ थी, कभी कोई विचार आता है, कभी कोई विचार आता है, तो विचार अलग अलग होते हैं तभी तो देश होता है। और ये ठीक है, 2 अलग अलग विचारधारा के लोग लड़ रहे हैं, आप इसको पोलराइजेशन नहीं कह सकते। एक चीज़ आपने गौर किया होगा कि जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर में हुए थे, उसमें खास तौर से योगी और अमित शाह किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते थे, और इस चुनाव में आप देख रहे हैं कि वो चीज़ थोड़ी सी कम है, मिसिंग है। मतलब उस तरह से हाईलाइट नहीं किया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम के आधार पर पोलराइज हो। थोड़ा सा हुआ अली, हाँ, थोड़ा सा करके फिर इन अली लोगों ने छोड़ दिया है। अब ये क्या है, इसके पीछे इनकी स्ट्रेटजी क्या है? क्योंकि इनको जो रिपोर्ट मिल रही है अलग अलग बेल्ट से, वो ये मिल रही है कि मुस्लिमों का भी कुछ परसेंटेज आपको मिल रहा है, खासतौर से मुस्लिम महिलाओं का। तो हाँ, तो उस यसियाओं का लखनऊ में तो हमेशा वोट करते हैं, तो उसको मद्देनजर ये लोग ना थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वे में बात कर रहे हैं। अब वो मजहब के आधार पे पोलराइजेशन की बात ना करके विचारों पे आ गए। वो इनकी सोची समझी मुझे रणनीति का हिस्सा लगता है। अच्छा, ये एक बात तुमसे सवाल ये हुआ, शीला भट्ट जी ने सवाल किया कि आप लोकसभा की जगह राज्यसभा में गए, आप कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं कि अगली बार, तो और आपको आडवाणी की सीट मिली। मैंने तीनों सवाल एक तरह से मिला दिए आपस में। तो वो इस पे अमित शाह का जवाब था कि दरअसल मैं तब, जब तक मेरा विधायक का काल था, तब तक मैं चुनाव कोई और लड़ना नहीं चाहता था, और जब मैं लड़ा तो तब जब मेरा ख़त्म हुआ तब लोकसभा का चुनाव था नहीं, तो मैं राज्यसभा चला गया। लोकसभा का आया है चुनाव, तो लोकसभा लड़ रहा हूँ। और रही बात गांधीनगर या आडवाणी जी की सीट की, तो वो बोल रहे हैं, अच्छा ये बड़ा वैसा जवाब है सदा हुआ कि पार्टी तय करती है, पार्टी तय करती है, मैं नहीं तय करता, मैं अपनी सीट तय नहीं कर सकता, मेरी सीट पार्टी ने तय की। रही बात आडवाणी जी की सीट की, तो मैं कहूँगा मेरे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है कि अटल जी, आडवाणी जी और जो गणेश महाबलकर वहाँ से खड़े हुए, तो मैं उस सीट से लड़ रहा हूँ। तो यही उन्होंने अब जरा उनके नामांकन को याद, मंत्री पद को लेकर उन्होंने कहा कि मैं बड़ा गर्व फील करता हूँ कि मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, तब तक मैं ऐसा सोच नहीं सकता, बाकी पार्टी जो था। अब उनके नामांकन को जरा, मैं इन तीनों की बातों पे बात करता हूँ, जरा उनके नामांकन को याद कीजिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन को याद कीजिए। तो सिर्फ यही 2 ऐसे नेता थे जिनके नामांकन को एक इवेंट बनाने की कोशिश की गई। गांधीनगर में जब वो नामांकन करने जा रहे थे, तब राजनाथ सिंह को पर्टिकुलरली भेजा गया था, और भी दलों के नेता वहाँ पहुँचे थे, जिसमें शायद उद्धव ठाकरे भी थे। और ठीक इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन को एक इवेंट बनाने की कोशिश की गई। तो उसके पीछे की रणनीति ये बताई जा रही थी कि चूंकि लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, और अब ये दोनों उभर रहे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, तो इनका जो रिप्लेसमेंट किया जा रहा है वो ऐसे ही गाजे बाजे के साथ किया जा रहा है ताकि मैसेज दिया जा सके। और गांधीनगर चूंकि बीजेपी का लंबे समय से गढ़ है, तो इनको ऐसी सीट दी गई, एक तो ये गया कि ये इनके एक तरह से उत्तराधिकारी हुए, दूसरा मैसेज ये दिया गया कि सुरक्षित सीट है, लिहाजा आपको देश भर में प्रचार करना है तो आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। और तीसरी बात ये है कि जहाँ तक वो ये बात कर रहे हैं कि मंत्री के लिए कि पार्टी प्रेसिडेंट के रूप में मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ, हर पार्टी प्रेसिडेंट उनकी जगह पर कोई भी होता तो यही जवाब देता। बाकी जो अंदर की खबरें आ रही हैं कि यदि मोदी सरकार रिपीट होती है तो अमित शाह की जगह पर कोई और आएगा और अमित शाह को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल। अच्छा, राफेल मुद्दे पर उनसे सवाल हुआ, तो राफेल मुद्दे को लेकर अमित शाह का ये कहना था कि अगर कांग्रेस के पास कुछ सबूत है तो वो कोर्ट के सामने रखे, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, जो कोर्ट तय करेगी वो तब देखा जाएगा। वो ये कह रहे हैं उनके पास कोई सबूत नहीं है।
एक्चुअली ऐसा है कि देखिए, कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी, राफेल के मामले में कांग्रेस को भी पता है कि उसके पास वैसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। बेशक हिंदू अखबार ने छापा था डॉक्यूमेंट के हवाले से, लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पाया। तो वो इसलिए चुनौती दे रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करके कोर्ट में रखे, क्योंकि जान रहे हैं कि कोर्ट में टिकने लायक इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। और कांग्रेस भी इस बात को जान रही है कि अब कोर्ट में टिकने लायक, जब तो माफ़ी भी मांगना पड़ गया, कोई एविडेंस नहीं है। तो राजनीति में होता क्या है कि हमेशा जो इशू नहीं होता है उसको भी इशू बना दिया जाता है। वो फोर्स के 164 करोड़ के घपले घोटाले या कमीशन खोरी के चक्कर में राजीव गांधी की सरकार चली गई थी। तो कोशिश हमेशा हो रही है इसको राजनीतिक रंग देने की। वास्तविक इशू पे ना कांग्रेस आ रही है ना बीजेपी आ रही है। बीजेपी इसीलिए चैलेंज कर रही है क्योंकि जान रही है कांग्रेस के पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं। अच्छा, उनसे सवाल हुआ कि मुसलमान जो प्रत्याशी हैं, मतलब बीजेपी ना क्या उतारती है, यूपी में 71 प्रत्याशी पिछली बार उतरे, इस बार भी, और तो मुस्लिम्स को टिकट बहुत कम दी जाती है, दी नहीं जाती। तो ऐसे में हालांकि हैं कुछ मुस्लिम उम्मीदवार, तो कैसे, मतलब ये क्या उनका प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए, इस तरह की बात हुई। तो उन्होंने उसको बोल किया कि क्या हिंदू मुसलमान के साथ गलत करेगा, क्या आप प्रतिनिधित्व की बात करें कि आप मुस्लिम आरक्षण देना चाहती हैं। वो क्रॉस क्वेश्चनिंग एक तरह से आपसे उल्टा क्वेश्चन कर रहे थे। और प्लस वो कहते हैं कि कैसे मुसलमानों के लिए कभी भी कुछ संविधान के हिसाब से या योजनाओं के हिसाब से कभी गलत किया हो मोदी सरकार ने तो बताएं, और जो चुनाव जब जीतते हैं तो विनिंग फैक्टर उसमें देखा जाता है, तो वो देख के देते हैं। बाकी हमने ऐसा कुछ गलत नहीं किया जो आप बात कर रहे हैं। थोड़ा सा अमित शाह के इस जवाब के पीछे मैं आपको प्रक्रांतर में ले चलूंगा। एक कार्यक्रम हुआ था, किसी अखबार का, मीडिया घराने का प्रोग्राम था, जिसमें दिग्विजय सिंह और नरेंद्र मोदी, तब प्रधानमंत्री नहीं थे, साथ साथ बैठे थे। नरेंद्र मोदी तब गुजरात के सीएम हुआ करते थे, और सेम यही सवाल दिग्विजय सिंह ने नरेंद्र मोदी से उठाया था कि गुजरात विधानसभा में आपने कितने मुस्लिमों को टिकट दिया। तो पहले तो उसको टाल मटोल करते नजर आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा था कि इस बात पे आ गए थे कि हम हिंदू मुस्लिम देख करके टिकट नहीं देते, हम इनिबिलिटी देखते हैं। और फिर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग किया था दिग्विजय सिंह से कि आपने कितने को टिकट दिया। फिर बाकायदा उन्होंने गिनाया था राज्यों को, नरेंद्र मोदी ने। तो उसमें फिर बात बढ़ती चली गई थी और किसी तरह से बड़ी मुश्किल से दोनों को शांत किया गया था। लेकिन वो टेंस वाला डिस्कशन था, मुझे याद आ रहा अच्छी तरह से। कभी भी बीजेपी इस पर सीधे सीधे जवाब नहीं देती, क्योंकि वो जानती है कि मुस्लिम कैंडिडेट को बहुत कम टिकट देती है। और वहाँ पे आकर के फिर वो इस बात को सबका साथ सबका विकास और इस आधार पे हम हिंदू मुस्लिम के आधार पे टिकट नहीं देते, इस तरह की बातें करती है, हमेशा करती रही है। क्योंकि उसे पता है कि जो उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, किन्हीं वजहों से, चाहे उसकी अपनी पॉलिसी हो, इन्हीं वजह से वो उतनी टिकट नहीं देती है, लिहाजा इसको गोलमोल कर जाती है दूसरे तरीके से। तो ये अमित शाह का जो इंटरव्यू ITV की वरिष्ठ पत्रकार शीला भट्ट ने लिया, उस इंटरव्यू में जो अमित शाह के जवाब थे उसके पीछे का सच जानने की कोशिश की, बताने की कोशिश की विद्याशंकर तिवारी जी ने। इस बारे में और जो बड़ी खबर होंगी या देश भर में जो भी घट रहा है, उन सब बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।